नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि कैसे मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के हाथों लुट चुका होता है। दिल्ली का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। ऐसे में उसका लड़का अहमद शाह गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठता तो है, लेकिन उसके पिता के करतूत उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यानी ऊधम बाई जो अहमद शाह की माँ है, उसका हस्तक्षेप इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो वजीर है सफदरजंग, ये बहुत ही तेज व्यक्ति है और इसके शासन में इसका भी दखल बहुत ज़्यादा रहता है। जावेद खान नाम के एक हिजड़े को नवाब बहादुर की उपाधि अहमद शाह देता है, जिसके कारण अब बाकी अन्य अमीर जो होते हैं वो बहुत रुष्ट हो जाते हैं। सफदरजंग को लगता है कि इसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो विद्रोह हो सकता है। सफदरजंग ने जावेद खान यानी नवाब बहादुर की हत्या करवा दी। हत्या के बाद वैसे तो अहमद शाह इतना मजबूत नहीं है कि वो विरोध कर सके, लेकिन उसकी माँ ऊधम बाई कुछ विरोध करती हैं, लेकिन उनके विरोध को भी शांत कर दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के हाथों इस तरह बुरी तरह से लुट चुका होता है कि उसके बेटे अहमद शाह को अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़ते हैं। जिसके पास वेतन देने के लिए पैसे न हो, ऐसा शासक युद्ध कहां से करेगा। रही सही कसर पूरी कर देता है इमादुल मुल्क, जो मराठों की सहायता से ऊधम बाई और अहमद शाह को बंदी बनाकर सलीमगढ़ के जेल में डलवा देता है और इन दोनों को अंधा करवा देता है। बहुत ही दर्दनाक मौत होती है इस मुगल शासक की, लेकिन हमें जीएस के दृष्टिकोण से पढ़ना है, भावनाओं में नहीं बहना है। तो हम अब चर्चा करेंगे अगले मुगल शासक आलमगीर। इमादुल मुल्क अहमद शाह की हत्या करवा देता है और फिर आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाता है। आलमगीर द्वितीय कौन है? अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ इमादुल मुल्क गद्दी पर बिठाता है, लेकिन आलमगीर द्वितीय भी इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली सिद्ध होता है। उसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है, लेकिन वह मूक दर्शक बना रहता है। आलमगीर द्वितीय के समय मराठे भी आक्रमण करते हैं, फिर वह मूक दर्शक बना रहता है और देखता रहता है। एक बेबस सुल्तान के रूप में आलमगीर द्वितीय को भी हम देख रहे हैं। और अब्दाली 1756-57 में आक्रमण करता है, 59 में आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है। मराठे 1758 में आक्रमण करते हैं, लूटते हैं। आलमगीर द्वितीय के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है प्लासी का युद्ध। प्रश्न अगर पूछे कि प्लासी के युद्ध के समय कौन मुगल शासक था, तो हमारा उत्तर होगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय इमादुल मुल्क को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और इमादुल मुल्क आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है। अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो दूसरा शासक बिठाता है शाहजहां तृतीय के नाम से। इमादुल मुल्क जो है मुहीउल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बिठाता है, लेकिन यह भी सिर्फ कुछ दिनों का शासक रहता है, क्योंकि दूसरी तरफ आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने आप को पटना में स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका होता है। लेकिन शाह आलम द्वितीय इमादुल मुल्क से इतना डरा होता है कि 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करता है। 12 वर्ष के पश्चात वह मराठों की सहायता से दिल्ली में प्रवेश करेगा और फिर शासन करेगा 1806 तक। तो हमने देखा कि कितनी तेजी से शासक बदल रहे हैं और कैसे वजीर मुगल शासन को अपने हाथों में कठपुतली की तरह प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा कि अहमद शाह कैसे वजीर के हाथ का शिकार बना, आलमगीर द्वितीय इमादुल मुल्क वजीर के हाथ का शिकार बना, शाहजहां तृतीय
इमादुल मुल्क वजीर के हाथ का शिकार बना और दूसरी तरफ आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करता है, लेकिन इमादुल मुल्क की गुटबाजियों के कारण 12 वर्ष तक प्रवेश ही नहीं करता है दिल्ली में जब मराठों की सहायता से वह फिर से प्रवेश करता है और अपना शासन चलाता है तो 1806 तक शासन करेगा। तो अब हम चर्चा करें किसके बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में, क्योंकि इन उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बाद जब हम अंग्रेजों के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें ज़्यादा फैक्ट मिलेंगे, ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं हम शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय का लड़का है, जिसका वास्तविक नाम अली गौहर है। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तो यह उस समय पटना में होता है और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, लेकिन उस समय अहमद शाह अब्दाली और इमादुल मुल्क की जो षड्यंत्र की नीतियां होती हैं उनके कारण यह 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। लेकिन इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जाननी चाहिए। जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ता है। उसके बाद फिर एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होगी और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी अब अंग्रेजों के पास आ जाएगी। गुलाम कादिर नाम का एक उस समय सिपाहसालार होता है जो शाह आलम द्वितीय को अंधा करके जेल में डाल देता है, लेकिन फिर मराठे सहायता करते हैं इसकी और इसको जेल से निकालकर फिर से गद्दी पर बिठाते हैं। शासक अंधा हो चुका है, उधर गुलाम कादिर को फांसी दे दी जाती है। शाह आलम द्वितीय पहला ऐसा मुगल शासक है जो अंग्रेजों का पेंशनर बनता है, यानी पेंशन अब इसको मिलेगी और अंग्रेज इसको अपना पेंशनर बना लेंगे। 1806 में लॉर्ड वेलेस्ली और शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर से पहली बार भारत में रुपया जारी होता है और 1806 में ही बैंक ऑफ बंगाल इसे जारी करता है। 1806 में ही इस शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी। फैक्ट दिमाग में रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के समय की मुख्य घटनाएं, पानीपत का तृतीय युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय होगा, बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय होगा, इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के समय होगा, पहला अंग्रेजों का पेंशनर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय होगा, पहली बार रुपया जारी हुआ किसके शासनकाल में, किसके हस्ताक्षर से, तो लॉर्ड वेलेस्ली और शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर से। कौन सा बैंक जारी करता है, बैंक ऑफ बंगाल जारी करता है 1806 में और 1806 में ही इस शासक की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पूछेगा वह कौन सा शासक था जो दिल्ली में शासक होने के बावजूद 12 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर सका, तो वह शासक होगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो ये सारे फैक्ट अपने दिमाग में रख लीजिएगा और अब जो शासक बचे हुए हैं उनको हम कल खत्म करेंगे और उत्तरवर्ती मुगल शासकों को समाप्त करने के बाद प्रारंभ होगा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। तो फैक्ट आज जितने हैं तीनों शासकों के बारे में, चारों शासकों के बारे में, उन्हें आप लिख लें और क्रम याद रखिएगा कि कैसे कैसे आए। आपको बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक पूरा क्रम याद होना चाहिए ताकि जब प्रश्न पूछे तो आपकी कलम न रुके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नमस्कार। आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आप देख रहे थे CSE चैनल। नमस्कार।